नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका जी हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। अप्रैल माह के अंदर हमने अब तक मंथली रिव्यू को जो है कवर किया था पिछली क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि पीछे मार्च माह के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो घटित हुई थी। इसके बाद हम जो है आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है उसको देखने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर मार्च माह के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसके बारे में हमने मंथली रिव्यू में बात भी की थी कि HDI इंडेक्स आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री जो कि अभी हाल फिलहाल में भूटान की यात्रा पे गए थे। इसके अलावा आपको अगर पता हो तो रशिया के अंदर अभी चुनाव हुए थे, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के एक बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी जो चुनाव हुए हैं, इन सब मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे। जो भी हमारी क्लास हो रही है उसके बाद जो आपको बताया था कि एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसको ज्वाइन करने से क्या है, एक तो आपको इस क्लास की PDF मिलेगी, दूसरा उसके अंदर जैसे ही क्लास होती है उसके बाद डेली क्वेश्चंस डाले जाते हैं क्विज के रूप में, जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा आज जो ये क्लास हम कर रहे हैं इसका कल सुबह 10 बजे एक गूगल फॉर्म के माध्यम से टेस्ट होगा। जो अब तक हमने किया है यानी मंथली रिव्यू और ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो आज हम कवर करेंगे, उसका एक टेस्ट जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से होगा। उस गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो उसी टेलीग्राम चैनल के अंदर जी हेल्प करंट 01 के नाम से वो चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उस टेस्ट को देने से आपको पता चलेगा कि आप देखिए उसके अंदर आप 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग जो भी टेस्ट देंगे, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वास्तव में वो फ्रूटफुल है, कि आप उसको इतना प्रिपेयर कर पा रहे हैं कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। पहली बात जो है आज की वो है कि UNDP, जो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए एक संस्था है जिसको बोलते हैं UN, यूनाइटेड नेशंस। UN की बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग जो फील्ड है उसके अंदर काम करती है। जैसे UNO है, एनवायरनमेंट के अंदर काम करती है, वैसे ही UNDP भी एक है। तो UNDP क्या काम करती है, वो एक रैंकिंग जारी करती है जिसको बोलते हैं मानव विकास रैंकिंग, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। देखिए ये जो रैंकिंग होती है यहाँ 2023-24 है, ये रैंकिंग किस साल के लिए है, तो ये रैंकिंग है 2022 के लिए, इससे जस्ट पीछे के साल के लिए। इसके अंदर भारत जो है, भारत ने 134वां स्थान प्राप्त किया है। भारत का स्थान जो है वो 134वां है। टोटल इसमें 193 देश शामिल है। 193 देशों के अंदर भारत की रैंकिंग जो है वो 134वीं है। इसका मतलब हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, अच्छा नहीं है। हम मध्यम श्रेणी के अंदर आते हैं, इसको मध्यम श्रेणी बोलते हैं जिसमें हम हैं, ठीक है। अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री है। भारत का स्थान 134वां, कुल कितने देश होते हैं तो 193। इसका क्या शीर्षक होता है, इसका शीर्षक है मानव विकास सूचकांक 2023-24, ठीक है, HDI 2023-24। कौन जारी करता है तो UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HDI को जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, या जिस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया उस रिपोर्ट का नाम क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको स्किप नहीं करना होता, इनको गौर से देखना होता है। तो UNDP के द्वारा कब जारी की गई, 13 मार्च 2024 को। सबसे ऊपर कौन था, सबसे ऊपर था स्विट्जरलैंड। देखिए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे छोटे देश हैं और वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है, वहाँ की जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनका स्तर बहुत ऊपर है, जिसके कारण स्विट्जरलैंड, नॉर्वे हमेशा ही ये जो है रैंकिंग में ऊपर रहते हैं। तो स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री पहले नंबर पे है, जिसका स्कोर कितना था 0.967। देखिए इसमें स्कोर कितने में से मिलता है, हाईएस्ट स्कोर होता है एक हाईएस्ट स्कोर होता है, उसके अंदर से इसको क्या है मिलता है। ये भी क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि HDI 2023-24 के संदर्भ में गलत कथन छांटिए, और वहाँ इसी तरीके के आते हैं, ऑप्शन आते हैं कि ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें सर्वाधिक स्कोर जो है वो 1.5 होगा, इस तरीके का कोई एक गलत तथ्य दिया जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप हर चीज को बारीकी से देखें। और सबसे अंत में 193 नंबर पे कौन है तो सोमालिया। सोमालिया का स्कोर क्या है 0.380, सबसे निम्नतम स्तर पे है। ये बात करते हैं इसका विषय क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं कि क्या सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट था गतिरोध को तोड़ना, यानी कि ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, एक ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना, यानी कि री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड।
देखिए ध्रुवीकरण का मतलब क्या है? ध्रुवीकरण का मतलब है कि किसी भी एक देश के पास इतने सोर्सेज ना हो कि पूरी की पूरी दुनिया उसी पे डिपेंड हो जाए। जैसे अमेरिका है, जैसे रशिया है, जैसे वर्तमान में जापान की बात की जाए, जो G4 में शामिल जो देश है, उन सबके पास क्या है, इतने सोर्सेज है, उन्होंने क्या है, आधिपत्य है, मोनोपोली है उनकी। ये कहते हैं HDI का, इस रिपोर्ट का या UNDP का कहना है कि ये ध्रुवीकरण जो है उसको तोड़ा जाए और संसाधनों को इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक देश जो है वो उसका लाभ उठा सके। आपको पता हो तो एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। क्या सतत विकास कार्यक्रम क्या है? ये यही कह रहा है कि जो वर्तमान के जो भी संसाधन हैं उनको इस प्रकार यूज किया जाए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं भविष्य में उन सब के लिए वो रिसोर्सेज बचे रह जाए। ठीक है, बात करते हैं आगे। इसके अंदर पहले जो 10 देश है, देखिए टॉप 10 जो है उसमें से 8 जो है वो यूरोपियन कंट्रीज है। पहली 8 जो है वो यूरोपियन कंट्रीज है। उसके बाद जो 3 देश है उनके अंदर हांगकांग, चाइना का जो पार्ट है, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 तो है एशिया के, एशिया महाद्वीप के, और ये खुद ऑस्ट्रेलिया। तो 8 यूरोपियन कंट्रीज। इसका मतलब यूरोप जो है वो HDI के अंदर हमेशा ही क्या करता है, डिजर्व करता है, खुद को ऊपर रहते हैं। आगे की बात करते हैं। जो पहले 3 देश है, देखिए तीनों, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे और तीसरा आइसलैंड। इंग्लैंड के पास में ही देश है आइसलैंड। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, रैंकिंग याद रखना बहुत जरूरी है, टॉप 3 की, टॉप 4 की पूछी जाती है। तो कौन है सबसे ऊपर? स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे और फिर आइसलैंड। सबसे नीचे कौन है? देखिए 193 नंबर पे सबसे लास्ट में है सोमालिया, फिर दक्षिण सूडान, अफ्रीका की देश है ये, और फिर है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन डोमेन जो है। ये तीनों जो है वो अंतिम पोजीशन पे है। अगली बात करते हैं। इसके 3 क्या होते हैं? सूचकांक होते हैं, 3 पहलू होते हैं जिनके ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। पहला होता है स्वास्थ्य, हेल्थ, फिर शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और फिर रहन सहन का स्तर, यानी कि कैसे कोई कंट्री के लोग जो है उनका रहन सहन किस तरीके से है, वो जीवन यापन कैसे करते हैं, उस सब के बारे में। तो जो स्वास्थ्य है उसका आकलन किया जाता है जीवन प्रत्याशा के आधार पे। जीवन प्रत्याशा का मतलब कि किसी एक कंट्री के अंदर औसतन किसी व्यक्ति की आयु जो है वो कितनी है, यानी कितने साल तक जीवित रहता है, उनके स्वास्थ्य का स्तर कितना है, ये देखा जाता है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा को कैसे देखा जाता है कि स्कूलिंग के अंदर किसी बच्चे ने अपेक्षित मतलब लगभग कितने साल वो स्कूल जाता है, और उसके शिक्षा के औसत वर्ष क्या है, कि एक कंट्री के अंदर बच्चे जो है औसतन कितने साल तक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसके आधार पे। और तीसरा जो है रहन सहन, उसका स्तर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो होता है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है, उसके आधार पे इसको तय किया जाता है। ये 3 मानक है इसके। इसका उच्चतम मान कितना हो सकता है? तो अभी बताया था आपको 1.0 इसका उच्चतम मान हो सकता है। ये देखिए, ये वो कंट्रीज है जो टॉप के ऊपर है। सबसे पहले हमने अभी बात की थी, वो कौन थी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का स्कोर 0.967। उसके बाद नॉर्वे, फिर आइसलैंड, फिर हांगकांग, चाइना का पार्ट है ये, फिर डेनमार्क, ये भी क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है, फिर स्वीडन, फिर जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड। तो टॉप 3 और 4 जो है वहां तक तो एटलीस्ट आप हांगकांग तक तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि टॉप 4 के अंदर कौन सी ऐसी कंट्री है जो यूरोपियन नहीं है, तो वो कौन सी है? हांगकांग। अगली बात करते हैं इसी के बारे में। ये जो 2023-24 की रिपोर्ट है, ये किस वर्ष के लिए है? तो ये है 2022 के लिए। 2022 के लिए भारत की क्या स्थिति रही? तो भारत रहा 134वें स्थान के ऊपर। भारत का स्कोर पूछा जाएगा 0.644, 0.644, और उसके साथ हम किस श्रेणी में आते हैं? तो हम आते हैं मध्यम मानव विकास में। ठीक है, मध्यम मानव, उच्चतम, फिर उसके बाद मध्यम और फिर निम्न, तो हम आते हैं मध्यम में। इसके अलावा एक सूचकांक जारी करते हैं लैंगिक असमानता को लेके, जेंडर इनइक्वालिटी को लेके भी। उसके अंदर भारत जो है वो 108वें स्थान के ऊपर है, 0.437 का स्कोर है। बात की जाए 2021 के अंदर तो भारत का स्कोर था 0.490। उस टाइम भारत जो था वो 122वें स्थान था। इस बार किस में है? तो 108वें स्थान के ऊपर है। अगली बात करते हैं, श्रम बल जो होता है, यानी कि जो काम किया जाता है, श्रम जो है, उसके अंदर हमारे यहाँ पुरुषों की भागीदारी तो है 76.1%, और महिलाओं की मात्र है 28.3। ठीक है, इसका मतलब हमारे यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 47.8%। पुरुष और महिला में असमानता की ये स्थिति है भारत के अंदर। 47.8% का
अंतर आ रहा है श्रम भागीदारी के अंदर, कि पुरुष जो है वो श्रम ज़्यादा कर रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो कम कर रही है। क्यों? क्योंकि पुरुषों का जो श्रम है उसको वेजेस के आधार पर तय किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय जो है, मतलब वो पैसा कमा रहे हैं, और महिलाएं जो है वो घरेलू कार्यों में लगी है, इसके लिए उसको काउंट भी नहीं किया जा रहा है यहाँ। ये एक बड़ी समस्या है जिसके कारण भारत के अंदर क्या है, वर्किंग वीमेन जो है उनको कम माना जाता है। 47.8% का डिफरेंस है इसके अंदर। भारत की जो जीवन प्रत्याशा है, पूछते हैं, पिछली बार भी पूछा था, कितनी है? 67.7, पीछे ये थी 67.2, यानी कि इसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी है। ये कम होने का एक रीज़न ये भी था कि पेंडेमिक थी, ठीक है, महामारी थी, कोविड था और था। अभी क्या है? 67.7%, यानी कि औसतन भारत में एक व्यक्ति जो है वो 67.7 ईयर्स तक जिंदा रहता है, 67 साल तक लगभग जो है वो जिंदा रहता है। इसके अलावा हमारी जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, जिसको बोलते हैं GNI, ये क्या होता है? ये डॉलर के मुकाबले देखा जाता है ना, कि कोई भी कंट्री है उसकी टोटल इनकम एक साल की, उसके अंदर डिवाइड किया जाता है उसकी पूरी पॉपुलेशन को, ठीक है, जनसंख्या को, पॉपुलेशन को डिवाइड करने पे जो निकलती है वो GNI निकलती है, ठीक है। वो जो है वो 6.3% बढ़ गई है हमारी, 6.3%, और 2022 के अंदर ये कितनी है? $6,951 है, यानी कि लगभग 5.75 लाख। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 5.75 लाख रुपए, इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो भारत में इतना पैसा है कि प्रति व्यक्ति जो है उसको इतना पैसा प्राप्त हो सकता है। यानी कि भारत के अंदर जो टॉप 1% है वो लगभग 90% भारत की जो इकोनॉमी है या पैसा जो है वो 1% के पास है, बाकी 99% जो है वो मात्र 10% पैसा कैरी करते हैं। उसके आधार पे इसको निकाला जाता है GNI को। अगली बात करते हैं, भारत के जो पड़ोसी देश है, चाइना 75 नंबर पे है, श्रीलंका 78 पे, भूटान 125 पे, बांग्लादेश 129 पे, उसके बाद म्यांमार 144 नंबर पे, नेपाल 146, पाकिस्तान 164 और अफगानिस्तान 182। यानी कि चाइना, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, ये 4 देश भारत से ऊपर है और ये 4 देश भारत से नीचे है HDI के अंदर, क्योंकि भारत की स्थिति क्या आती है? 134। ये HDI रिपोर्ट है। अगली बात करते हैं। अगली बात आपको मैंने अभी बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ की यात्रा पे गए थे? भूटान की यात्रा पे। सर्वाधिक यात्रा करते हैं, आपको याद हो कि तो 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली विदेशी यात्रा की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो भूटान की ही थी। कब की गई? तो 22-23 मार्च 2024 को, 22 और 23 मार्च को ये वहाँ गए थे। इसके अंदर क्या है? ये भूटान के जो राजा है, जिनका नाम है महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से जो है वो मिले थे। इसके अलावा वहाँ के जो चौथे राजा थे जिग्मे सिंगे वांगचुक, उनसे भी ये मिले थे। और भारत, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शेरिंग तोब्गे, देखिए भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर, इनके अंदर राजशाही रही है। 2007 तक जो है वहाँ आंदोलन चल रहे थे, उसके बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब भी ये सेम ब्रिटेन वाला या भारत का भी यही सिस्टम है, भारत में राजा नाम ना दे के राष्ट्रपति नाम दे दिया गया, नाम मात्र का प्रधान। इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर भी यही रहा है, वहाँ क्राउन का शासन होता है और उसके बाद डेमोक्रेसी आई, ठीक है। और यहाँ जो है अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो शेरिंग तोब्गे। इन सब से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी। यहाँ क्या है इन्होंने? थिम्फू क्या है? भूटान की कैपिटल है, भूटान की कैपिटल है थिम्फू। वहाँ पे भारत के सहयोग से एक अभी क्या किया गया है? एक अस्पताल बनाया गया है, ठीक है, ग्याल सेतुन जैसुन पेमा मातृ और शिशु अस्पताल, ठीक है। ये अस्पताल बनाया गया, ये भारत के सहयोग से बनाया गया है। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बात करते हैं। देखिए, जब भी दो राष्ट्र मिलेंगे, समझौते उनके बीच निश्चित तौर पे बातचीत की जाएगी कि हम इन मुद्दों पे जो है वो समझौते करेंगे, इन मुद्दों पे हमारी रणनीतिक साझेदारियां रहेगी। इसके बीच में क्या है? भारत ने पेट्रोलियम, ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी जो है, अंतरिक्ष, कृषि, युवा संपर्क आदि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इनसे नहीं पूछा जाता कि किस बात पे जो है वो चर्चा हुई थी, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर समझौता नहीं हुआ है। इसीलिए ये तो आम है, कोई भी दो राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे तो उनके बीच इस तरीके के समझौतों पे बातचीत होना स्वाभाविक है। आगे बात करते हैं, इसका क्या जियोपॉलिटिकल महत्व है। जियोपॉलिटिकल महत्व का मतलब होता है कि जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे जो उनके देश की भौगोलिक या राजनीतिक या आर्थिक जो है दशा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो क्या है इसके लिए? भारत की एक नीति है, क्या? पड़ोसी प्रथम की नीति। आज से नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से जो है वो चलती आ रही है।
सिंस 1947, भारत की आज़ादी के बाद से लेके या उससे भी पहले ये रहा था कि भारत जो है वो पड़ोसी राज्यों की मदद करता रहा है। आपको याद हो तो जब 1971 की बात है, 1971, देखिए भारत जब आज़ाद होता है 1947 के अंदर, तो क्या हुआ, पाकिस्तान जो है दो भागों में बंट गया था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक आंदोलन चल रहा था, वॉर की स्थिति बनी हुई थी, दोनों में अलग अलग प्रधानमंत्री काम करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा था। तब भारत ने जो है उनकी मदद की थी। उस टाइम इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने भारतीय सेना को जो है वहां भेजा था और इस पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवा के, आपको याद हो तो 1971 के अंदर बांग्लादेश की स्थापना करवाई गई थी। इसके बाद राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम भी श्रीलंका के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। तमिल और रोहिंग्या जो है, तमिल और सिंहली तमिल जो है उनके बीच में वहाँ पे क्या है, हमेशा टकराव की स्थिति रहती थी। उस टाइम भी भारत ने अपनी आर्मी वहाँ भेजी थी, ठीक है, इस विवाद को सुलझाने के लिए। और भी ऐसे बहुत सारे मौके रहे हैं जब भारत जो है वो पड़ोसियों की मदद करता रहा है। तो पड़ोसी प्रथम की नीति भारत की है, उसी के तहत मोदी जो है वो यहाँ गए थे। देखिए कब गए, क्योंकि चाइना और भूटान के बीच अगर आपने सुना हो तो चाइना जो है उसकी एक नीति है जिसको ग्रे जोन युद्ध बोलते हैं। ग्रे जोन युद्ध क्या होता है कि आमने सामने लड़ाई ना करके डिप्लोमेटिक लड़ाई करते हैं ये लोग, राजनीतिक रणनीतिक लड़ाइयाँ करते हैं, सामने वाले पे प्रेशर बनाते हैं ताकि उन पे अपना डोमिनेंस स्थापित कर सके। उसी के तहत अब इस बात सीमा से यहाँ विवाद जुड़ा हुआ है। इस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना, क्योंकि भारत और चाइना के संबंध भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो भारत जो है अपने संबंध भूटान के साथ जो है वो मजबूत कर रहा है इस समय। देखिए हिमालय के अंदर चीन जो है, अभी मैंने आपको बताया ग्रे जोन युद्ध जो है वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। कैसे, क्या होता है ये, इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट चाइना जो है वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता। चाइना क्या करता है, कोई कानूनी तरीके से या राजनीतिक तरीके से या कोई डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक या साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे तरीके अपनाता है जिसके माध्यम से दूसरे देश के ऊपर क्या है, अपना डोमिनेंस स्थापित कर सके। इसी को ग्रे जोन बोलते हैं, ग्रे जोन युद्ध बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है, भूटान की जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी जो वहाँ की है, उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और चाइना अपनी सैन्य क्षमताएं जो है वो वहाँ बढ़ा रहा है। भारत के साथ भी ऐसा कर रहा है वो। अरुणाचल प्रदेश की साइड गलवान, आपने अगर सुना हो गलवान घाटी, तो इन सब के अंदर भी क्या है, चाइना अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। आगे बात करते हैं, जो ITU है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उन्होंने भारत को क्या है अपना जो डिजिटल इनोवेशन बोर्ड है उसका सह अध्यक्ष चुना है। जरूरी चीज़ है, जो डिजिटल इनोवेशन बोर्ड है उसका सह अध्यक्ष चुना है ITU ने, किसको, भारत को। भारत की तरफ से कौन, डॉक्टर नीरज मित्तल, हमारे दूरसंचार विभाग के सचिव है, सेक्रेटरी है, उनको इसका जो अध्यक्ष जो है वो सह अध्यक्ष, सह अध्यक्ष का मतलब जहां एक अध्यक्ष पहले से उसके साथ मिलके, ठीक है, एक तो ये खुद ही होंगे ITU जो है, उसके साथ मिलके जो है डॉक्टर नीरज मित्तल को सह अध्यक्ष चुना गया। अभी दूरसंचार सचिव जो 18 से 20 मार्च को ITU का मुख्यालय जो है वहां गए हुए थे। कहाँ पे है ये, जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा है, सुना हो आपने। तो जिनेवा के अंदर बहुत सारे मुख्यालय, WHO का मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर है। तो जिनेवा के अंदर एक मीटिंग के अंदर ये वहाँ गए हुए थे, उसी टाइम जो है इनको वहाँ बनाया गया। इसके अंदर क्या है, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की बैठक से अलावा भारत और जापान की भी वहाँ बातचीत हुई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में जो है हम, भारत जो है वो जापान से बहुत पीछे, जापान हमसे बहुत आगे इस मामले में, तो उसके ऊपर भी इन्होंने बातचीत की थी। ये जो ITU है ये क्या करता है, नवाचार के जो क्षेत्र है उसमें ITU की महत्वपूर्ण अधूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, डिजिटल विकास के लिए, डिजिटल डेवलपमेंट के लिए नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमिता गठबंधन जो है उसको प्रयास किया जा रहा है, अलायंस बनाए जा रहे हैं ताकि देश जो है आपस में जुड़ के और डिजिटली जो है और आगे प्रोग्रेस कर सके, इनोवेशन कर सके। इसके गठबंधन के 3 मुख्य माध्यम क्या है, एक तो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब स्थापित करना, ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क त्वरण केंद्र यानी कि नेटवर्क एक्सीलरेशन सेंटर NAC की स्थापना करना, और डिजिटल इनोवेशन बोर्ड, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड, इनके माध्यम से ये चाह रहे हैं कि हम क्या करें, हम जो है नवाचार करें, इनोवेशन करें। इसी के लिए डॉक्टर नीरज मित्तल को इसका सह अध्यक्ष बनाया गया। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की स्थापना जो है वो सभी के लिए ज्यादा समावेशी और न्याय संगत डिजिटल भविष्य है। समावेशी का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव, यानी कि सभी को शामिल करना, सभी को शामिल करते हुए न्याय संगत, सबको मौका मिलना चाहिए,
सबको शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो अब खुद को जो है डेवलप कर सके, इस डिजिटल दुनिया के अंदर खुद को आगे बढ़ा सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इतनी जरूरी थी बात, जरूरी अपने लिए ज़्यादा जो थी वो थी कि भारत को बनाया गया इसका अध्यक्ष, डॉक्टर नीरज मित्तल को बनाया गया, ये ज़्यादा जरूरी थी। आगे बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन, आपने सुना होगा, रूस के राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। देखिए, अमेरिका है या रशिया है, इन देशों के अंदर एक रूल लागू होता है कि 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बराक ओबामा 2 बार रहे, उसके बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप 1 बार रहे, अब की बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जो बाइडेन अभी वहाँ के राष्ट्रपति है, 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया, संविधान ही बदल दिया कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति रह सकता है। 5वीं बार अभी ये वहाँ के राष्ट्रपति बने। कब चुनाव हुआ? 15 से 17 मार्च 2024। चुनाव देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है यहाँ का। इंटरेस्टिंग इतना होता है कि पुतिन को वोट मिले हैं 87.97, यानी लगभग 88% मिले हैं अकेले व्लादिमीर पुतिन को। और इनके जो विरोधी थे निकोले खारितोनोव, उनको मिले हैं मात्र 4% वोट। इस तरीके का यहाँ चुनाव होता है। चुनाव करवाया जाता है ताकि ये दिखाया जाए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप है। निश्चित तौर पे डिक्टेटरशिप है। क्यों? क्योंकि संविधान को ही बदल दिया गया। संविधान में जो लिखा गया था कि 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उसको बदल दिया गया। भारत में भी एक बार ऐसा किया गया था 1975 के अंदर। 25 जून 1975 भारत में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। और उस समय पहली बार, क्योंकि प्रधानमंत्री का या लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, जिसे बढ़ा के किया गया था 6 साल, 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। केवल एक बार भारत में हुआ था 1975 से लेके, और 1977 तक भारत में 18 महीने तक इमरजेंसी लागू रही थी। आगे बात करते हैं। रूस की सत्ता के अंदर व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही रहे हैं। राष्ट्रपति भी रहे थे और प्रधानमंत्री भी रहे थे। 1999 से है ये। उस टाइम तत्कालीन वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनकी जगह बागडोर किसे संभालने के लिए दे दी गई? व्लादिमीर पुतिन को। और उसके बाद से लगातार ये वहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं। इनके पूर्व राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए ये अब रूस की सत्ता पे काबिज रहने वाले, अभी मतलब ये जो कार्यकाल पूरा करेंगे उसके बाद सर्वाधिक समय तक रूस के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। कौन? व्लादिमीर पुतिन। पुतिन का जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1952 को। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, नहीं पूछा जाएगा हमसे। 7 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ। 1999 से 2000, फिर 2000 से 2004 तक, क्योंकि यहाँ 4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। रशिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी 4-4 साल का। भारत में 5 साल का होता है। 4 से फिर 8, 12, फिर 12 से 18 तक, क्योंकि बीच में प्रधानमंत्री भी रहे थे। फिर 18 से 24 तक ये रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कभी 4 साल, कभी 6 साल, बदलता रहता है पूरा का पूरा सिस्टम। ये डिक्टेटरशिप है वहाँ की। 2008 से 12 के दौरान और उससे पहले 1999 के अंदर ये प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो 1999 में और फिर 8 से 12, 4 साल तक ये वहाँ के प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये बात अभी मैंने आपको बताई कि रूसी संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन हम राष्ट्रपति हैं, हमारे पास पावर है, हम संविधान को ही बदल देंगे। जनवरी 2020 में कर दिया संविधान संशोधन, अमेंडमेंट कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उसके बाद ये कि 2 टर्म का जो है उसकी सीमा को ही समाप्त कर दिया कि अब कोई भी राष्ट्रपति कितने भी समय तक अपने पद पे रह सकता है, ये कर दिया गया। अगली बात करते हैं शहबाज शरीफ। आपने नाम सुना हो नवाज शरीफ का। उनकी एक पार्टी, उनकी पार्टी क्या नाम है? PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। उन्हीं की पार्टी के शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। अभी पीछे बने थे, उसके बाद इमरान खान बन गए। यहाँ सत्ता बहुत नॉर्मल है, बदलती रहती है। यहाँ सबसे मुश्किल काम है कि कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपना पूरा कार्यकाल कर पाए। कोई नहीं कर पाता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान पूरा करने वाले थे, 3.5 साल तक किया, लेकिन उसके बाद उनको उठा के जेल में डाल दिया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने कि दूसरी बार। चुनाव में यहाँ धांधली चल रही है, बहुत ही कॉमन सी बात है, इसमें कोई इतनी अचरज की बात नहीं। चुनाव में यहाँ धांधली अक्सर हर जगह ही हो रही है। अभी तो 33वें प्रधानमंत्री बने हैं ये, पाकिस्तान के 33वें प्रधानमंत्री बने। कब? 4 मार्च 2024 को इन्होंने शपथ ली। इनका राष्ट्रपति भवन जिसका नाम है ऐवान सद्र, ऐवान सद्र के अंदर 4 मार्च को इन्होंने शपथ ली।
शपथ कौन दिलवाता है? वही भारत जैसा ही रूल है कि यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलवाते हैं। यही भारत में रूल है, यही यहाँ पे। इससे पहले क्या है, अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक भी गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री रहे थे। पीछे भी लगभग 1 साल तक, 1-1.5 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे शहबाज शरीफ। एक गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वो अलायंस बाद में टूट गया था। इससे पहले कौन थे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी, इनके संयुक्त, ये पीपीपी किसकी पार्टी है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो का अगर आपने नाम सुना हो तो बिलावल भुट्टो की ये पार्टी है। भुट्टो परिवार जब से आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, तब से यहाँ की सत्ता पे काबिज है, ठीक है। उन्हीं में से एक है बिलावल भुट्टो, उनकी पार्टी है। इनके बीच में संयुक्त उम्मीदवार थे ये शहबाज शरीफ। यहाँ की टोटल सीटें कितनी है ये पूछा जा सकता है, तो 336 सीटें हैं, जिसमें इनके गठबंधन को 201 वोट प्राप्त हुए। 201 वोट जो इनको प्राप्त हुए 336 में से। आगे बात करते हैं, इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो उमर अयूब थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी। पीटीआई पार्टी किसकी है अगर आपने नाम सुना हो? तो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई। उसको मात्र 92 वोट प्राप्त हुए। 336 में से मात्र 92 वोट प्राप्त हुए, उनको प्राप्त हुए 201, बाकी अन्य में बंट गए। इमरान खान जो जब पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे इमरान खान। उसके बाद राजनीति में आते हैं, लगभग 3.5 साल तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हैं और वर्तमान के अंदर जेल में है। उन्हीं की पार्टी के थे। यहाँ की जो 336 सदस्यीय जो नेशनल असेंबली है, उसके लिए 8 फरवरी 2024 को चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, जो एक टर्म के बाद कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर किसी को भी बहुमत नहीं मिला। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत का क्या तरीका होता है? 336 सीटें हैं डिवाइडेड बाय 2+1, यानी कि 336 का आधा 168, यानी 169 सीटें जिस पार्टी को प्राप्त होगी उसका क्या है, वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त ही नहीं हुआ था। जो पीएमएलएन है उसको मात्र 75 सीटें प्राप्त हुई, नवाज शरीफ वाली पार्टी को। इमरान खान की जो पार्टी है उनको प्राप्त हुए 93 वोट, और इसके अलावा जो पीपीपी है उसको प्राप्त हुए 54, यानी कोई भी पार्टी जो है वो पहुंच ही नहीं रही थी। अगर इन दोनों को जोड़ भी दिया जाए तो भी लगभग 129 सीटें ही प्राप्त हो रही थी इनको। तो यहाँ पे स्पष्ट बहुमत किसी के भी पास नहीं था, इसलिए सरकार नहीं बनी। उसके बाद क्या होता है, पृष्ठभूमि क्या रही, रीजन देखिए क्या था। जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी है, जिसके जो लीडर थे वो कौन? इमरान खान लीडर है, ये इमरान खान। उनके लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? लोकसभा के अंदर जब दूसरी पार्टी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है कि जो वर्तमान सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जिसको बोलते हैं, वो लाया जाता है कि ये सरकार जो है वो काम करने लायक नहीं है। इसके बाद इस पे वोटिंग की जाती है, और वोटिंग में अगर वो बिल पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा 2022 में इनको पद से हटा दिया गया, और उसके बाद 2 साल की यहाँ राजनीतिक अशांति रही थी। पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पे सत्ता पलटना बहुत आसान है। जब भी वहाँ की सेना को लगता है कि सरकार काम ढंग से नहीं कर रही है, वो हटाएंगे, और सेना का जो कमांडर है वही वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा, वही वहाँ का सर्वोच्च बन जाएगा। ये यहाँ रहता है। इसके बाद क्या हुआ, इमरान खान के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार आरोप। आपने पीछे अगर न्यूज़ में सुना हो, पिछले साल इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 5 साल के लिए उनके ऊपर राजनीति से प्रतिबंध लगा दिया और इनको जेल में डाल दिया गया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि ये बहुत टाइम हो गए, अब अंतर पार्टी चुनाव जो है उसमें विफल रह रहे हैं आप, इसलिए पीटीआई से अंतर पार्टी जो चुनाव है, अंतर पार्टी का मतलब पार्टी के अंदर ही जो चुनाव है वो सही से नहीं हो रहा, इसीलिए पीटीआई जो है इमरान खान की पार्टी, उसका जो चुनाव चिन्ह था क्या था? बैट था। क्रिकेटर है, बैट था, याद रह जाएगा आसानी से। उसको छीन लिया गया इनसे। किसी भी पार्टी का एक राष्ट्रीय सिंबल होता है, जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल हाथ का निशान है, जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी उसका कमल का निशान है, वैसे ही पीटीआई का क्या था? बैट था, जिसको हटा दिया गया, जिसको छीन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी जो है वो वहां के क्या बने हैं? अभी राष्ट्रपति बने हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के सह अध्यक्ष है, अभी जो आपको बताई थी पीपीपी किसकी? बिलावल भुट्टो की पार्टी, उसके सह अध्यक्ष है। ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। तो 33वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और 14वें राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी। इन्होंने 10 मार्च 2024 को पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश
कौन है? काजी फैज ईसा, इनके द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई है। सॉरी, पहले मैंने बोल दिया था प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति के लिए था। राष्ट्रपति जो है उसको शपथ कौन दिलवाता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो शपथ दिलवाता है। भारत के अंदर ये क्या पॉलिसी है? भारत के अंदर प्रोटेम स्पीकर होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उससे पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जनरली वो कौन होता है? जो लोकसभा में सर्वाधिक बार चुनाव जीत के आया हुआ है, उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। पिछली जो लोकसभा थी उसमें वीरेंद्र सिंह जो थे वो भारत के प्रोटेम स्पीकर थे लोकसभा के। इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? इसको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है और ये बाकी जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाने का काम करते हैं। जो राष्ट्रपति है उसको शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं। इनको दिलवाई गई किसकी जगह आए? तो आरिफ अलवी की जगह इन्होंने ये वहां के पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। अगली बात करते हैं, जरदारी जो है वो पाकिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति बने। इससे पहले 2008 से 2013 के बीच में भी वो वहां के 11वें राष्ट्रपति रहे थे, अब 14वें बने। सैन्य शासकों को, सैन्य शासक का मतलब अभी आपको बताया था, वहां क्या होता है? तख्ता पलट होता रहता है। जब भी सेना को लगता है कि काम ढंग से नहीं चल रहा है तो सेना का कमांडर आएगा और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटा के साइड कर देगा और खुद सत्ता पे काबिज हो जाएगा। उनको छोड़ के दूसरी बार जरदारी जो है उन्होंने पदभार संभाला और पाकिस्तान के पहले नेता बन गए। ऐसे पहले नेता सैन्य कमांडरों को छोड़ के जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार पॉलिटी के अंदर भारत में, आप जरूर बताइएगा, जिसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर क्या पॉलिसी है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान इसके बारे में क्या कहता है? आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कल इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि भारत के अंदर राष्ट्रपति कितनी बार वापस पुनः निर्वाचित हो सकता है। क्या भारत में ऐसा कोई प्रावधान है? अगली बात करते हैं, मनुष्य के अंदर सुअर की किडनी जो है उसको ट्रांसप्लांट करने का एक प्रयोग किया गया है। जो सुअर की किडनी है, पिग की जो किडनी है, उसको ट्रांसप्लांट करने का, उसको प्रत्यारोपण करने का अभी कहाँ के अंदर? अमेरिका के अंदर बोस्टन शहर है, वहाँ का एक अस्पताल है मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल। वहाँ के जो चिकित्सक हैं उन्होंने इस प्रयोग को पहली बार सफलतापूर्वक जो है हासिल किया है। इसी के अंदर 1954 के अंदर पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट इसी अस्पताल के अंदर किया गया था। उन्होंने ही वापस अब ये नया प्रयोग किया है। किसके ऊपर किया गया है? इंपॉर्टेंट, रिचर्ड स्लेमैन। रिचर्ड स्लेमैन जो है उनको जो है 16 मार्च 2024 को ये किडनी लगाई गई थी। बात करते हैं, इससे पहले भी क्या है? ब्रेन डेड लोग, ब्रेन डेड का मतलब जिनका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा, सेंसेस खत्म हो चुके, उनके ऊपर प्रयोग किया जा चुका था। लेकिन अभी क्या है? एक जीवित मनुष्य के ऊपर, मतलब पहले जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो उसके ऊपर प्रयोग किए गए थे, लेकिन जीवित मनुष्य के अंदर ये ऐसा पहला मामला है। किसने इसको विकसित किया है? तो एक तो मैसाचुसेट्स जो जनरल अस्पताल है उसने, इसके अलावा जेनेसिस ऑफ कैम्ब्रिज सेंटर, जेनेसिस ऑफ कैम्ब्रिज सेंटर जीसीसी जो है, इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। इसको क्या बोलते हैं जी? देखिए ये क्या है? जेनो ट्रांसप्लांटेशन है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक जीव की कोई कोशिका है या उत्तक है, टिश्यूज है, सेल्स है, उनको किसी दूसरे के अंदर क्या करना? ट्रांसप्लांट, उसको जेनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ये एक इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत अनूठी पहल है, अनूठा प्रयास है कि सुअर की किडनी जो है उसको मानव के अंदर स्थापित किया जा सकता है, उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगली बात करते हैं, सिप्री। क्या है सिप्री? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन के अंदर। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है कि वैदिक हथियार जो होते हैं लीगली, उसके अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट, कब? 11 मार्च 2024, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक हथियारों का आयात करता है, इंपोर्ट करता है, कौन सा देश सर्वाधिक निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है, उसके संदर्भ में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। कब? 11 मार्च 2024 को। क्या कहते हैं? ये कहता है कि यूरोप का हथियार आयात जो है पूरे यूरोप का, वो 2014 से 18 इन 4 सालों की अपेक्षा 2019 से 23 के बीच में लगभग कितना हो गया? 2 गुना। सबसे बड़ा रीजन क्या है? यूरोप के अंदर हथियारों की इतनी ज़्यादा खरीद क्यों हो रही है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन का सपोर्टर है यूरोप जो है, इसीलिए वहाँ पे हथियार जो है वो ज़्यादा मात्रा में खरीदे जा रहे हैं। 19 से 23 के अंदर यूरोपीय देशों के द्वारा हथियारों के आयात का लगभग 55% जो है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। यूएसए से जो है वो, क्योंकि यूएसए पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात करता है। अमेरिका, यही बात, सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अमेरिका का निर्यात 14 से 18
और 19 से 23 के बीच लगभग 17% बढ़ा है। ये इतनी जरूरी नहीं है कितना बढ़ा है कितना, अमेरिका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हथियारों का, ये ध्यान रखने की बात है। अमेरिका ने 19 से 23 में लगभग 107 राज्यों, राज्य का मतलब पॉलिटी के अंदर हमेशा ही देशों से होता है, स्टेट का मतलब देश, 107 देशों के साथ लगभग क्या करते हैं ये हथियार वितरित करते हैं। इसके अलावा फ्रांस जो है वो दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक है। पहला कौन है? अमेरिका, पहला है यूएसए, दूसरा कौन है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस द्वारा हथियारों का सबसे बड़ा निर्यात किसको? एशिया और ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो इलाका है उसको ओशिनिया बोलते हैं, वहां पे लगभग 42% तक इन्होंने किया है। फ्रांसीसी हथियारों के निर्यात का सबसे बड़ा एकल प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत है। भारत सर्वाधिक हथियार अपने कहां से खरीदता है? पहला फ्रांस से, फिर रशिया से। फ्रांस से हमने जैसे राफेल विमान जो है उसको खरीदा था, हमारे यहाँ जो मिराज है, जो फाइटर प्लेन है मिराज और राफेल है, वो कहाँ से खरीदे गए हैं? वो फ्रांस से ही खरीदे गए हैं। तो भारत जो है सर्वाधिक इनसे आयात करता है। इसके अलावा तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे रूस है। देखिए, महाशक्ति रूस, अमेरिका और रशिया महाशक्ति है हथियारों के मामले में, ये पिछड़ के तीसरे नंबर पे आ गए। सेकंड नंबर पे कौन आ गया है? फ्रांस आ गया है। तो क्रम पूछा जा सकता है, तो पहला है यूएसए, एक बार फिर से फ्रांस दूसरे पे, और तीसरे पे है रूस। ये सबसे 3 बड़े हथियारों के क्या है? निर्यातक है। ये अपने लिए इतनी कोई जरूरी बात नहीं है। ये रिपोर्ट जो है उसमें कह रहा है कि रूसी हथियारों के निर्यात में 53% की गिरावट आई है। गिरावट आने का रीजन भी यही है क्योंकि रूस क्या है, यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी था पिछले 2 सालों से, फरवरी 2022 से लेके, और अभी भी वो युद्ध जो है वो चल ही रहा है, अभी उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। निर्यात आयातों की स्थिति देखी जाए तो हथियारों का 37% जो है वो एशियाई देशों ने खरीदा है, जिसके अंदर भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हालांकि एशिया का देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो अलग महाद्वीप है, लेकिन साथ में काउंट कर रहे हैं ओशिनिया के अंदर। 37% सर्वाधिक हम खरीद रहे हैं। 19 से 23 की अवधि में दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में से 9 कहाँ के हैं? एशिया के हैं, या तो एशिया के या ओशिनिया के। सर्वाधिक हथियार खरीदे जा रहे हैं यहाँ। भारत जो है विश्व का शीर्ष हथियार आयातक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है कौन सा देश? भारत, फ्रांस से, यूएसए से, इसके अलावा जापान से, इसके अलावा रशिया से हम जो है हथियारों की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ 47% वृद्धि हुई है 18 से लेके, उसके बाद 2014 से 18 के आंकड़े और 19 से 23, इन 8 अलग अलग सालों की बात की जाए तो 47% की वृद्धि हुई है। रूस जो है भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति करता है। रूस से हम सबसे ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद फ्रांस से भी लेते हैं और यूएसए से भी लेते हैं। इन सबसे, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। जब भी भारत के ऊपर संकट आता है तो रशिया हमारी मदद करता है। आपने अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में सुना हो, जिसके जनक जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें यही कहा गया 1945 के अंदर, 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और उसके बाद में लगभग अगले 1990 तक का जो टाइम था, 45 साल तक दुनिया जो है 2 धड़ों में बंटी हुई थी, एक अमेरिका का और एक रूस का। उस समय 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडोनेशिया, घाना, आसपास के जो भी कंट्रीज थे जो उस समय आज़ाद हो रहे थे, उन सबको मिला के और एक सम्मेलन किया था जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें यह कहा गया कि ना तो हम अमेरिका की तरफ मिलेंगे और ना ही रशिया की तरफ। किस लिए? कि अगर हम अमेरिका की तरफ मिलते हैं तो रशिया हमारा दुश्मन, और रशिया की तरफ मिलते हैं तो अमेरिका हमारा दुश्मन। इसीलिए हम क्या रहेंगे? हम तटस्थ रहेंगे, किसी की तरफ नहीं है। उसी की तर्ज पे रशिया जो है वो हमेशा भारत का सपोर्ट करता रहा है, अमेरिका भी करता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत। कुछ भी यहाँ पे आप बेच सकते हैं, तो कोई भी देश नहीं चाहता है कि भारत के साथ संबंध बिगाड़े जाए, रशिया। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक है, और आपको पता होगा सबसे ज़्यादा चाइना से ही खरीदता है हथियार। पाकिस्तान अपने हथियार सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदता है? तो चाइना से खरीदता है। ये वो रैंकिंग है जिसके अंदर भारत सबसे पहले नंबर पर है, फिर सऊदी अरब, फिर कतर, फिर यूक्रेन, पाकिस्तान 5वें नंबर पे। टॉप 4-5 तो याद रखना ही है, सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। उसके बाद जापान है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चाइना। सारे के सारे देश ही कहाँ के हैं? सारे के सारे देश ही जो है वो एशिया के हैं। अगली बात करते हैं, दक्षिण कोरिया। हमने बात की थी दक्षिण कोरिया, किस लिए बात की थी? लोकतंत्र का जो 3रा सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी करने वाला देश दक्षिण कोरिया। इनके यहाँ प्रजनन दर जो है
बच्चे पैदा होने की जो दर है वो वर्ष 2023 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम रही। ये क्या कह रहे हैं कि प्रति महिला अपेक्षित शिशुओं की संख्या जो है, यानी कि नंबर ऑफ बेबीज एक्सपेक्टेड पर वुमेन जो है वो मात्र 0.72 है। यानी कि लगभग एक स्त्री के द्वारा औसत निकाली जाए, ऐसा नहीं है कि बच्चा पूरा ही पैदा होगा, वो तो 0.72 कम थोड़ी होगा। औसतन देखा जाए तो एक स्त्री के द्वारा 0.72 बच्चे हैं जो है वहाँ पैदा किए जाते हैं, यानी कि वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कंट्रोल होगी, प्रजनन दर जो है वो कम है। ये पूरी दुनिया के अंदर, ये पहले कितनी थी 0.78 पिछले साल, और 0.6 कम हो गई। इसके अलावा ये जो है आवश्यक कितनी है 2.1 की एक महिला लगभग जो है वो 2 बच्चों को जन्म दे सकती है। ये क्या है, एक आवश्यक एक क्राइटेरिया जो है वो स्थिर जनसंख्या के लिए, कि अगर एक महिला के द्वारा 2 बच्चे जन्म दिए जाते हैं तो उस देश की जनसंख्या जो है वो स्थिर रहेगी। इन्होंने उससे देखिए कितना कम 0.72, तो विश्व के अंदर सबसे कम है ये। इनकी राजधानी कौन सी है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सर्वाधिक आबादी होने के बावजूद भी सबसे कम प्रजनन दर है जिसकी 0.55 इतनी कम। इतने ये कॉन्शियस है अपने देश को लेके, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी संसाधनों पे दबाव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जिस देश की जनसंख्या कम होगी तो रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से यूज किए जा सकते हैं, इसीलिए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे ऐसे देश जो है वो आगे रहते हैं। दक्षिण कोरिया का अनुमान है कि 2024 में उसकी प्रजनन दर और कम आ जाएगी, 0.68 तक आ जाएंगे हम, ठीक है। 8% की गिरावट आई है वगैरह वगैरह, ये इतना कोई जरूरी नहीं है। पोखरा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी हाल फिलहाल में। नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया इसको, टूरिस्ट कैपिटल ऑफ नेपाल। कब की गई घोषणा? तो 17 मार्च 2024 को, 17 मार्च 2024 को इसकी घोषणा की गई। एक अन्नपूर्णा सर्किट है, बहुत सारे सर्किट बने होते हैं, जैसे राजस्थान में अगर आप देखते हैं तो ब्रिज सर्किट है, मेवात सर्किट है, मेवाड़ सर्किट है, शेखावटी सर्किट है। ऐसे सर्किट बनाए होते हैं किसके लिए? टूरिज्म के लिए। टूरिज्म को, कोई टूरिस्ट स्पॉट है उनको आपस में जोड़ने के लिए एक लिंक होता है जिसको क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। यहाँ का एक किसके लिए है? वो ट्रैकिंग मार्ग जो है, अलग अलग ट्रैकिंग मार्ग है, प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्ग है नेपाल के अंदर, क्योंकि हिमालय है तो ट्रैकिंग मार्ग जो है उसका नाम है अन्नपूर्णा सर्किट, जिसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है? पोखरा से होती है। और इसी पोखरा को क्या किया गया है? पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। इसके आसपास दर्शनीय स्थल की बात की जाए तो वहाँ की एक फेवा झील है, बेगनास झील है और रूपा झील है। ये झीलें हैं वहाँ, जो पर्यटक जो आते हैं उनके देखने के लिए एक प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में है, इसीलिए इस पोखरा को क्या किया गया है? नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। अगली बात करते हैं पनामा। आपने सुना होगा पनामा के बारे में, दक्षिण अमेरिका का एक देश है पनामा। पनामा नहर के बारे में आप सुना होगा, 2 नहरें बहुत फेमस रहती है, एक पनामा नहर और दूसरी स्वेज नहर। तो पनामा नहर जो है वो ISA जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका अनुमोदन करने वाला, उसका समर्थन करने वाला 57वां देश बन गए। हमने माल्टा की बात की थी, 119वां देश बना था जो अभी, वो इसमें जुड़ने वाला, क्योंकि इसकी शुरुआत भारत द्वारा की गई थी। भारत के प्रयासों से 2015 में शुरू किया गया था। तो भारत की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने हमें ये एक रिपोर्ट दी है क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का समर्थन करने संबंधी दस्तावेज जो है नई दिल्ली के अंदर 7 मार्च 2024 को इन्होंने सौंप दिए थे। किसने? पनामा ने। पनामा ने अगस्त 2022 के अंदर ही इसके फ्रेमवर्क के ऊपर अपने एग्रीमेंट जो था उसमें शामिल होने के लिए तो साइन 2022 में ही कर दिए थे। अब इन्होंने समर्थन दिया है कि जो काम आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। इसका समर्थन करने वाला कौन सा देश है? तो पनामा। कौन सा? 57वां देश है। अगली बात करते हैं टोंकिन की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ग्रे जोन युद्ध की जो बात की थी, जो चाइना की नीति है उसी के तहत है। चाइना के पास में देश है जैसे वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, और यहाँ पे क्या आता है? दक्षिण चीन सागर है, उसी के अंदर ये गल्फ है, एक खाड़ी है, उसके ऊपर गल्फ ऑफ टोकिन, उसके उत्तरी भाग में अपने क्षेत्र को चाइना ने बोल दिया कि ये हमारा है। तिब्बत के ऊपर जैसे अधिकार किया गया, जैसे गलवान घाटी के ऊपर वो अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही इस टोंकिन की खाड़ी के ऊपर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया है। बोला ये हमारा है। इन्होंने क्या कर दिया? नई आधार रेखा का चित्रण कर दिया, मैपिंग कर दी कि ये हमारा इतना पार्ट, एक लाइन खींच दी। जैसे किसी भी देश, 2 देशों के बीच में, जैसे भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है, जो रेखाएं डिसाइड करती है कि इससे इधर पाकिस्तान है, इससे इधर भारत है। इन्होंने ये यहाँ लाइन खींच दी कि ये टोंकिन की खाड़ी तो हमारी है।
इसको चीनी भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, तो बेइबू खाड़ी कहा जाता है। बेइबू गल्फ इसका नाम है। तो पूछा जा सकता है कि किस से संबंधित है, तो चाइना और वियतनाम से। देखिए कहां पे है। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनसे संबंधित एक रिपोर्ट आई है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में सेहतमंद आचरण, स्कूल जाने वाले बच्चों, ये इसका मतलब ये नहीं है कि उन बच्चों के साथ, WHO जो है वो एक रिपोर्ट जारी करता है स्वास्थ्य से संबंधित, बहुत अलग अलग पैमाने रखता है वो। उसके अंदर ये एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें क्या कहता है कि दुनिया के जो 44 देश है उनके अंदर हर छठा बच्चा, एवरी 6th चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड इन दीज 44 कंट्रीज, उनके अंदर क्या है, साइबर बुलिंग का वो शिकार है, इज अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का शिकार है वो। साइबर बुलिंग क्या होती है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको किया जाता है। भारत के अंदर भी ऐसे बहुत रहे थे, आपने अगर पीछे सुना हो तो ऐसे गेम्स जो है जिनके द्वारा बच्चे जो है सुसाइड कर लेते थे, टास्क दिए जाते थे, टास्क पूरे नहीं हो रहे और अंत में ऐसे टास्क दिए जाते थे जिनके कारण उनको सुसाइड करना पड़ता था। ये साइबर बुलिंग है। तो साइबर बुलिंग का मामला हर छठे बच्चे के साथ हो रहा है। इनके अंदर क्या है, 15% बच्चे और 16% बच्चियां जो है माह में कम से कम एक बार साइबर बुलिंग का सामना कर रहे हैं। इन 44 देशों के अंदर 15% जो बॉयज है और 16% जो गर्ल्स है, हर महीने कम से कम एक बार उनको साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ता है। अगली बात करते हैं, श्रीलंका के अंदर गेनातियू, डेल्फ्ट और अनालाइतिवू, ये क्या है, वहां के द्वीप है, उनके ऊपर एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चल रहा था। एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था रिन्यूएबल, जो नवीकरणीय संसाधन है उनसे संबंधित, जिसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था चाइना के साथ। अब इन्होंने वो चाइना के साथ अपना करार तोड़ के और किसके साथ कर दिया, ये काम भारत को सौंप दिया। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जब क्राइसिस आए थे, पीछे क्राइसिस आए थे, वहां की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी, तब भारत ने उनकी मदद की थी। चाइना जो है वो चाहता है दक्षिण चीन सागर में अपना आधिपत्य स्थापित करना, और उसी के लिए वो श्रीलंका के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने के प्रयास में रहता है। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया है, ये अपना जो प्रोजेक्ट है उससे चाइना को हटाया है और किसको दे दिया, भारत को दे दिया। अगली बात करते हैं, थाईलैंड। भारत के दक्षिण में एक देश है थाईलैंड। वहां की संसद ने, उसका जो निचला सदन है, एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। जैसे भारत में निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। उन्होंने जो समलैंगिक विवाह है उसके संबंधों को मान्यता दी है। जो LGBTQ कम्युनिटी है, जो समलैंगिक विवाह है कि पुरुष का पुरुष के साथ और महिला का महिला के साथ विवाह, उससे संबंधित इन्होंने एक विधेयक पास किया है। और कब किया है, तो तारीख जरूरी है 27 मार्च 2024 को। और ऐसा करने वाला वो तीसरा एशियाई देश बन गया है। तीसरा एशियाई देश लेटेस्ट कौन सा है, तो थाईलैंड है। अगली बात करते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको मॉरिशस जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा एक डीलिट की उपाधि दी गई है, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। देखिए आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे महान लोग रहे हैं, चाहे वो राइटर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, जिनको उपाधियां दी गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद उपाधि दी जाती है कि ये हम डीलिट की या आपको PhD की या स्कॉलर, एज अ स्कॉलर जो डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो दे रहे हैं। तो अभी किसको दी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। किसने, मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने। किस चीज़ की, तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की। कब, 12 मार्च 2024 को इन्हें सम्मानित किया गया। अगली बात करते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। उन्होंने जो डिस्पोजेबल E-सिगरेट होती है, जो E-सिगरेट का चलन भारत में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसकी बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि 18 साल से कम आयु के बच्चों को अगर आपने बेचा तो जो खुदरा विक्रेता होते हैं, एक थोक विक्रेता होता है, एक खुदरा विक्रेता होता है, वो उनके ऊपर क्या है, जुर्माना लगाया जाएगा। किस देश ने कहा है, तो न्यूजीलैंड ने। किस चीज़ के ऊपर, E-सिगरेट के ऊपर। नूनबर्ग, क्या है ये, नूनबर्ग जर्मनी के अंदर है। ये नूनबर्ग किस लिए फेमस है, आपने सुना होगा तो प्लेग के बारे में। प्लेग की महामारी से यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। अभी इस हाल ही में नूनबर्ग को प्लेग के कारण सबसे बड़ा प्लेग का, ये प्लेग पीड़ितों का कब्रिस्तान मिला है। यहाँ लगभग 1500 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है नूनबर्ग क्या है, तो नूनबर्ग एक ग्रेवयार्ड है, एक कब्रिस्तान है जिसके अंदर लगभग 1500 लोगों की लाशों के कंकाल मिले हैं। किससे पीड़ित थे वो, प्लेग से। प्लेग के द्वारा मृत्यु हुई थी उनकी। अगली बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसने लागू किया है, तो हांगकांग ने 19 मार्च 2024 को। किस लिए किया है, इन्होंने कहा है सरकार, ये जो LGBT जो सरकार जो है उसको असहमति जो है,
माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस देश का है? हांगकांग का। वहां के सांसदों ने इसको पारित किया। किस लिए पारित किया? कि सरकार किसी बात पे असहमति है, उसको खत्म करना चाहती है, उसकी अब अधिक शक्ति उसको प्राप्त है, उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी बात पे असहमत है, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ये क्या किया गया, किस देश के द्वारा? तो हांगकांग, चाइना का पार्ट है। अभी हमने बात की थी पीछे ही हथियारों के निर्यात में, आयात में, उसमें भी बात की थी, वही देश है ये। पेरू, दक्षिण अमेरिका का एक महाद्वीपीय देश है। वहाँ पे क्या है, अभी डेंगू के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, डेंगू के मामले बढ़ गए, इसीलिए वहाँ के 20 प्रांतों के अंदर स्वास्थ्य आपातकाल, हेल्थ इमरजेंसी जो उसको लागू किया गया। तो किस देश में डेंगू के कारण किया गया? तो पेरू के अंदर। कैपिटल है इसकी लिमा, लिमा। ऐसे लोग जो एसएससी की बैंकिंग की तैयारी करते हैं, वहाँ जो आपकी एनालॉजी आती है, इवन की फर्स्ट ग्रेड में भी जहाँ एनालॉजी रीजनिंग का टॉपिक लगता है, वहाँ एक क्वेश्चन आता है कि मिलान कीजिए, और वहाँ राजधानियाँ दी जाती है। जैसे ऐसे दिया होता है क्वेश्चन कि भारत दिल्ली, उसके बाद दे दिया पेरू और डैश, तो पूछते हैं, तो ऐसी राजधानी आपको थोड़ी बहुत जो है वो पता होनी चाहिए। तो पेरू की राजधानी क्या है? लिमा। डेंगू वहाँ बहुत ज़्यादा फैल गया, इसीलिए वहाँ के 20 प्रांतों में इमरजेंसी लागू की गई। जीवन सुरक्षा योजना किस देश ने? दुबई ने। क्यों जरूरी है? भारतीयों के लिए जरूरी है। जो ब्लू कलर जॉब वाले जो होते हैं, कौन होते हैं ब्लू कलर जॉब वाले? ऐसे श्रमिक जो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं बहुत ज़्यादा, जो हैजार्डस काम होते हैं, जो खतरनाक काम होते हैं, उनको करने वाले ब्लू कलर जॉब। उन भारतीय जो कामगार हैं ये कहते हैं कि उनकी अगर आकस्मिक मौत हो जाती है, किसी प्राकृतिक तरीके से मौत हो जाती है काम के दौरान, तो उनको 75,000 दिरहम, दिरहम जो यूएई की मुद्रा है, दिरहम, जिसका लगभग भारत की अगर बात की जाए तो 1.69 करोड़ रुपए, 1,69,00,000 रुपए उनको मुआवजा मिलेगा अगर उनकी किसी भी ब्लू कलर जॉब वाले की इस तरीके से मौत हो जाती है। तो कहाँ जीवन सुरक्षा योजना कहाँ है? दुबई है। पश्चिम अफ्रीका का एक देश है घाना, वहां की संसद ने क्या है? LGBTQ जो कम्युनिटी है उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया है, और एक ऐसा बिल आया है वहां पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ऐसा अगर कोई आएगा बिल तो वो कैसा होगा? विवादास्पद होगा, उसके ऊपर बहस की जाएगी। उसको इन्होंने फिर भी पारित कर दिया। कब किया? तो 27 फरवरी को, 27 फरवरी को LGBTQ जो है कम्युनिटी, उसके अधिकारों के खिलाफ या उन पे रोक लगाने, उनके प्रतिबंध के आधार पे किस देश ने? तो घाना ने। कहाँ का है? अफ्रीका का एक देश है, उन्होंने इसे लागू किया है। अगली बात करते हैं फ्रांस की। 4 मार्च 2024 को इन्होंने एक विधेयक पारित किया। किसके लिए? कि गर्भपात जो है, अबॉर्शन जो होता है, उसको इन्होंने क्या दिया है? संवैधानिक दर्जा दिया है। किसी भी महिला को अबॉर्शन करने का अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। किस देश ने ऐसा करने वाला पहला देश बन गया? तो फ्रांस। फ्रांस ने कहा है कि अबॉर्शन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक संवैधानिक अधिकार है आपका। थिस्मिया कोबेंसिस क्या है ये? जापान के शोधकर्ता जो है, उन्होंने एक विलुप्त हो चुकी थी एक ठीक है, फेरी लैंटर्न परजीवी पौधा था। 2 तरीके के पौधे होते हैं, ठीक है, सजीवी और परजीवी। मतलब एक तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, एक जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित रहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या है? ज़मीन के भीतर ही रहते हैं। उसकी खोज की है किसने? जापान के शोधकर्ताओं ने। एक पौधा था जो खत्म हो चुका था, विलुप्त हो चुका था, उसका नाम क्या है? थिस्मिया कोबेंसिस। ये पूरा का पूरा जो मैटर था वो था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि बातें जो है वो जुड़ के आपको ज़्यादा याद रहती है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप उनको सुन पाए। एटलीस्ट इतना पेशेंस तो आपके अंदर होना चाहिए कि आप 3 से 4 घंटे एक ऐसे टॉपिक को दें जिससे आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरा, आप ये प्रयास कीजिए कि जैसे ही आप इसको कर रहे होते हैं तो कम से कम या तो क्रोनो अपने पास रखिए या उसको इतना अटेंटिवली तो सुनिए कि आपको वो चीज़ें याद रहें। देखिए जब ऐसी बातें बताई जाती है तो 2-4 बातें एक्स्ट्रा आपको जुड़ के जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां वो सुनी हुई बातें आपके क्वेश्चन सही करवाएगी। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप कंटिन्यू डेली जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। कल सुबह 10 बजे अब तक जो हमने मैटर किया है यानी मंथली रिव्यू और जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसका एक टेस्ट होगा एक गूगल फॉर्म के माध्यम से, जिसका लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाला जाएगा। जी हेल्प करंट 01 नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जी हेल्प करंट 01 इस नाम से ग्रुप है। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी PDF और जो भी क्वेश्चंस है वो सब वहाँ मिलते रहेंगे।
मिलते हैं अगली क्लास में, राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।